गुड मॉर्निंग। 9th क्लास चैप्टर 5 रनिंग चल रहा है अपना। ठीक है, आप सभी से बच्चों में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नोट्स हैं वो पैरेलल वे में कंप्लीट करते रहें। अगर आप 2 पेज भी डेली लिखते हैं तो आपके नोट्स सही से चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पीडीएफ मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं आपको। जिन भी बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है प्लीज आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, और आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम कुछ सेल मेम्ब्रेन से परमिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डिफ्यूजन को पढ़ा, ऑस्मोसिस को पढ़ा। ये पैसिव प्रोसेस हैं, इनमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम एक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, बच्चों एक्टिव प्रोसेसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल या दूसरे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं, मूव करते हैं या बाहर निकलते हैं। तो एक्टिव प्रोसेसेस का मीन ये होता है कि उसमें सेल का रोल होता है, उसमें सेल की जो एनर्जी है वो खर्च होती है। ठीक है बेटा, तो ये 3 है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है कि प्लांट की जो रूट्स हैं, रूट्स जब ग्रो करती है सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है। इसमें सेल्स एनर्जी खर्च करती है। ठीक है, और जो मिनरल्स हैं वो सेल रूट्स की सेल्स के अंदर मूव कर जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेकंड लेते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होते हैं। तो उनके सरफेस से कई सारे प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे कि ये मान लो अमीबा है, ठीक है, और ये इस तरीके से जो प्रोजेक्शंस हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक जस्ट एक स्केच बनाया मैंने कि अमीबा है मान लो। तो अमीबा में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है जिससे सेल सरफेस से यूं प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये सूडोपोडिया फूड पार्टिकल को अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं कि बाहरी कोई भी सब्सटेंस है या फूड पार्टिकल है उसका सेल के अंदर मूव कर जाना, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। अमीबा में या दूसरे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट भी सेल के बाहर रिलीज किया जाता है। जैसे अमीबा में भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा जो वेस्ट है वो सेल सरफेस पर जाता है और सेल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, द एक्सपेलिंग ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो ये तीनों ही एग्जांपल बच्चों एक्टिव प्रोसेसेस के हैं, क्योंकि इसमें सेल की जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो खर्च होती है। हाँ, एक बेटा आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक चलने दें, लास्ट के 10 मिनट मैं आपको दूंगा, उसमें आप अपना हैंड रेज करना और अपने जो भी डाउट्स है वो पूछना। ठीक है बेटा।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। उसको समझाने से पहले मैं कुछ टर्म समझा रहा हूं आपको। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। बच्चों यहाँ पर आपको 4 टर्म्स मैंने बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। सबसे पहले लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड इज साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दो, किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दो, अंदर जितना भी कंटेंट है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है, सेल ऑर्गेनल भी है, न्यूक्लियस भी है, तो इनको सबको कंबाइनली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट क्या है कि प्लांट सेल के अंदर आप सेल वॉल को रिमूव कर दें या छोड़ दें तो बाकी जो पूरी सेल है, कंप्लीट सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के बाहर देके और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, बाकी जो फ्लूइड नजर आता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दें, बाकी जितना कंटेंट है सेल के अंदर, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज भी हैं, न्यूक्लियस भी है एंड साइटोप्लाज्म भी है, तो ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है कि प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसमें सेल वॉल को अगर हम काउंट ना करें तो बाकी जो कंप्लीट सेल है इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? बच्चों अगर किसी सेल को मान लो आप नमक के पानी में, सॉल्ट वाटर में या चीनी के पानी में, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो थोड़े समय बाद में क्या होता है कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? द श्रिंकेज ऑफ The shrinkage of protoplasm is called plasmolysis. The shrinkage of protoplasm is called plasmolysis. Understood? ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूं। इसमें फर्स्ट है हाइपरटोनिक solution. Second is हाँ,
बेटा आप सबसे ये कह रहा हूँ कि एट द लास्ट 10 मिनट दूंगा मैं आपको, तब उस समय आप अपनी जो भी क्वेरीज है पूछना। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन, नो डाउट उसमें सॉल्वेंट तो वाटर ही है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है अगर इन कंपेयर टू सेल, सेल के अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में जो बाहर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं hypertonic solution. Okay, a solution in which the salt concentration is more or higher in compared to salt is called hypertonic solution. जैसे कि नमक का पानी है या चीनी का पानी है। सेकंड लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब होता है इक्वल या सेम। व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? के ऐसा सॉल्यूशन, व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ठीक है सॉल्वेंट तो पानी है लेकिन जो सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो है वो इक्वल है इनसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, है ना। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर है उसके रेशियो के इक्वल है बाहर के सॉल्यूशन का भी, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। That is called isotonic solution. Next is hypotonic solution. What is the hypotonic solution? कि ऐसा solution जिसके अंदर salt की concentration कम है, बहुत ही less है in compare to cell, तो उसे हम कहते हैं hypotonic solution। जैसे कि water ले लो, तो water के अंदर मान लो एकदम ही salt की concentration कम है सेल के कंपेयर में, तो फिर उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्लाज्मोलाइसिस क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को पुट करने पर थोड़े समय बाद में क्या होता है कि बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से सेल के अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर मूव कर जाते हैं, तो इससे क्या होती है, सेल श्रिंक हो जाती है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो यस बेटा, मैं प्लाज्मोलाइसिस फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोगों के लिए नई चीजें हैं तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, the shrinkage of protoplasm of a cell when cell put in a hypertonic solution is called plasmolysis। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो सेल श्रिंक हो जाती है। सेकेंड लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने बता दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को पुट करने पर ना तो सेल श्रिंक होती है ना ही बर्स्ट होती है, क्योंकि जितने वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं उतने ही बाहर मूव करते हैं, तो इक्वल रहता है, तो सेल जो है सेम शेप साइज में रहती है। नेक्स्ट लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की बिल्कुल ही लेस है, तो उसमें सेल को पुट करने पर सेल के अंदर वाटर मूव करता है, क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा होने से वाटर अपनी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है, और सेल के अंदर मूव करने से सेल जो होती है टर्जिट हो जाती है। टर्जिट का मतलब है सेल का फूलना। सेल के अंदर वाटर के मूव करने पर उसका साइटोप्लाज्म एक्सपेंड होता है, तो एक्सपेंड होने से क्या होता है, सेल टर्जिट हो जाती है। अंडरस्टूड? सेल फूल जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम डी प्लाज्मोलाइसिस। अब डी प्लाज्मो, डी मतलब नहीं, अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या वाटर में रखते हैं तो सेल वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अगर किसी श्रिंक्ड सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, तो सेल के अंदर पानी बाहर से मूव करता है, साइटोप्लाज्म वापस से, प्रोटोप्लाज्म वापस से एक्सपेंड होता है और सेल अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपको सबको चांस दूंगा, जो भी अपनी क्वेरी है आप उस समय पूछना।
हम्म। बच्चों ध्यान से सुनिए, अब इसको सिंपली समझते हैं कि सेल के अंदर और क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, आप किसी सेल में जब एंटर करते हो, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो जैसे एंटर करते हो एंट्रेंस पर सबसे पहले आपको मिलती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को क्रॉस करते हैं तो फिर मिलती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को जब क्रॉस करते हो और सेल के अंदर जब आप झांकते हो, सेल के अंदर जब आप ऑब्जर्व करते हो अंदर एंटर करके, तब आपको वहां पर एक अंदर एक अलग ही वर्ल्ड दिखता है, जहां पर आपको कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज नजर आते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये मैं आगे की क्लासेस तक के लिए कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस के ऐसे सेल ऑर्गेनल जो केवल और केवल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी बॉडी, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ पेरोक्सीसोम एंड फिफ्थ वैक्यूल। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस है, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड वैक्यूल, all these are the single membrane bounded organelles। ठीक है, सेकेंड हम लेते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस। तो ये जो 3 सेल ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स के अंदर, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मेम्ब्रेन लेस। अब कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं जो मेम्ब्रेन लेस है। फर्स्ट है सेंट्रोजोम, सेकंड राइबोसोम, सेंट्रोजोम एंड राइबोसोम। ये बच्चों क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे एक एक सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आयुष, अपन बेटा लास्ट के 10 मिनट्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे मैं आपकी पूरी बात सही से सुन पाऊंगा। अभी मैं एक टॉपिक और करवा देता हूं न्यूक्लियस, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, नाइन्थ क्लास न्यूक्लियस का स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। आप साथ साथ में रफ कॉपी में स्केच ड्रॉ करें और फिर अपन इसको समझते हैं।
हाँ बच्चों ध्यान से सुने, टाइम 8 मिनट्स रह रहे हैं, जल्दी से पहले इसको समझ लेते हैं। इसके जो फंक्शन है वो कल डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को में नहीं पाए जाते। मेमेलियन जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उनमें भी नहीं पाए जाते। सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी नहीं पाए जाते। ट्रैकेट्स वेसल्स के अंदर भी नहीं पाए जाते जो न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, तो इन सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। अब क्यों है वो भी समझते हैं। इनकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये बच्चों स्केच है न्यूक्लियस का। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। ठीक है बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस की ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, और ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच का जो स्पेस है इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। कहीं कहीं पर ये जो पोर है, छेद है, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और न्यूक्लियस की सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं, और न्यूक्लियस से ईआर अटैच रहती है। ठीक है, एक्चुअल में सेल डिवीजन के समय ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाती है। ठीक है, तो ये इनसे कनेक्टेड रहती है ईआर। अंदर जो फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इनमें राइबोसोमल सब यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोलस, इसे हम स्मॉल न्यूक्लियस भी कहते हैं। इनको डिस्कवर किया था फोंटाना ने। किसने डिस्कवर किया था? फोंटाना ने। और यहाँ पर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये जो बच्चों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम्स में सेल डिवीजन के समय। बच्चों जो क्रोमोसोम्स हैं ये बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के। मेजर पार्ट डीएनए होता है, फिर आरएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स के मिलने से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना। और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे ट्रेट्स को, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो इनके द्वारा क्रोमोसोम बनते हैं, इनके द्वारा जीन बनते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल में जो ज्यादा डेंस और ज्यादा कॉइल्ड, ध्यान से सुनना, ज्यादा डेंसर एंड ज्यादा कॉइल्ड जो पार्ट है उन्हें हम हिट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट्रोक्रोमेटिन। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको, हिट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे आप। और जो लूज हिस्से हैं, जो लूजली पैक्ड होते हैं, उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान रखो कि ये क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है बेटा, तो एक बार आप डायग्राम देख लें। बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कल की क्लास में न्यूक्लियस के फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है वो आप हैंड रेज कर दें।